हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टिश्यू के बारे में कि टिश्यू होता क्या है, टिश्यू का काम क्या है। ठीक है, तो नॉर्मली बात करें टिश्यू के डेफिनेशन के बारे में, तो टिश्यू सेल्स का एक ग्रुप होता है। ओके, लास्ट वीडियो में हमने सेल्स के बारे में स्टडी की थी कि सेल क्या होती है, सेल से अपन ने पढ़ा टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम मिलके क्या बनाती है अपनी एक कंप्लीट बॉडी। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम टिश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो टिश्यू की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, अपन टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे अपन कहते हैं हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और अलग अलग प्रकार की सेल्स मिलके टिश्यू को बनाती है, और ये सब क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स को बनाते हैं। ओके, और जो टिश्यू होते हैं ये साइज में और शेप में डिफरेंट हो सकते हैं। इनकी जो शेप होती है और जो साइज होती है ये डिफरेंट डिफरेंट होती है, और इनके जो काम होते हैं ये भी अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से जो टिश्यू होते हैं ये अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को बनाते हैं। अलग अलग इनकी शेप होती है और अलग अलग इनकी साइज होती है। ओके, और सिमिलर सेल्स मिलके, यानी कि एक ही प्रकार की सेल्स मिलके एक प्रकार का टिश्यू बनाती है, और वो टिश्यू क्या बनाता है, अपनी बॉडी का ऑर्गन। तो ये थी टिश्यू की एक जनरल डिटेल। ओके, एक थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अगर अपन इसको समझना चाहें तो टिश्यू को अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये एक सेल का कोई पर्टिकुलर ग्रुप है कोई। ओके, ये क्या है, एक सेल का ग्रुप है। ये सेल का ग्रुप बन के क्या कहलाता है, एक टिश्यू। ये क्या बन गया, अपना टिश्यू। ओके, और ये टिश्यू, जैसे टिश्यू का ग्रुप बन के क्या बनाएगा, एक पर्टिकुलर ऑर्गन। जैसे स्टोमक का डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये स्टोमक जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, ये टिश्यू का बना हुआ है। मेनली जो स्टोमक होता है ये गॉबलेट सेल्स का जो टिश्यू होते हैं इनसे मिलके बना हुआ होता है। ओके, इसमें एपिथेलियम सेल्स भी पाई जाती है। एपिथेलियम सेल्स के जो टिश्यू होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें टिश्यू के टाइप्स की। अपनी बॉडी के अंदर टिश्यू अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार क्यों होते हैं अपने टिश्यू के, वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो टिश्यू होते हैं ये अलग अलग शेप के बने हुए होते हैं और अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। और जिस ऑर्गन में जिस प्रकार का टिश्यू पाया जाता है वो ऑर्गन उसी तरीके का कार्य करता है। तो इस बेसिस पे जो टिश्यू होते हैं ये नॉर्मली 4 टाइप्स के हैं। पहला है एपिथेलियम टिश्यू। ओके, फर्स्ट है एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू, एंड लास्ट इज नर्व टिश्यू। ओके, अब अपन एक एक करके इन सभी टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले अपन बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। एपिथेलियम टिश्यू सबसे इंटरेस्टिंग टिश्यू है अपनी बॉडी का। एपिथेलियम टिश्यू बहुत ही सिंपल है इसके बारे में पढ़ना। अगर अपन इसको नॉर्मल अपन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, आपकी बॉडी है। ओके, आप अपनी बॉडी को जिस तरीके से बाहर से देख पा रहे हो, आपकी बॉडी की जो स्किन है, जो पूरी स्किन जो आपको बाहर से दिख रही है वो पूरी एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। उसी प्रकार आपकी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, एग्जाम्पल स्टोमक, लंग्स, ओके, लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, किडनी, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सभी ऑर्गन्स की जो बाहर की कवरिंग होती है ये सभी किसकी बनी होती है, एपिथेलियम टिश्यू की। ओके, जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊँ यहाँ पे। जैसे ये स्टोमक है। ओके, ये स्टोमक है और इसके बाहर की लेयर में आपको शो करता हूँ यहाँ पे। ये वाली इसकी क्या है, आउटर लेयर। ओके, ये ब्लू कलर का थोड़ा सा मिक्स हो गया, ये इसकी आउटर लेयर है। तो स्टोमक की जो आउटर लेयर आप देख पा रहे हो ये आउटर लेयर बनी होती है एपिथेलियम टिश्यू की। ओके, और अपनी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा सबसे मोस्ट कॉमन जो टिश्यू होता है वो एपिथेलियम टिश्यू होता है। मोस्ट कॉमन इसलिए क्योंकि सभी ऑर्गन्स के अंदर पाया जाता है मेनली। ओके, और इसके अलावा जो एपिथेलियम टिश्यू है इसकी जो शेप होती है वो अलग अलग होती है। इसकी जो शेप होती है वो अलग अलग इसलिए होती है क्योंकि ये अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर अलग अलग प्रकार से ये बना होता है और उनको अलग अलग तरीके का ये फंक्शन करवाता है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे अपन एक एक करके इसकी डिटेल पढ़ने की कोशिश करते हैं। एपिथेलियम टिश्यू एपिथेलियल सेल्स के बने होते हैं, नॉर्मल कॉमन सी बात है। जो एपिथेलियम टिश्यू है ये एपिथेलियम सेल्स के बने होते हैं। नेक्स्ट, इनके अंदर सिंगल लेयर पाई जाती है। एपिथेलियम टिश्यू की सबसे मोस्ट कॉमन जो बात है वो है इनकी लेयर। ओके, तो जो एपिथेलियम टिश्यू है ये सिंगल लेयर पाई जाती है इनके अंदर। सिंगल लेयर से मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा आपकी स्किन के अंदर 2 लेयर होती है
मेनली डर्मिस और एपिडर्मिस। ओके, एक और होती है हाइपोडर्मिस, ठीक है, अपन उसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहली लेयर है डर्मिस, ओके, जो आउटर लेयर होती है। नेक्स्ट है एपिडर्मिस, ओके, ये इनर लेयर होती है। तो इन दोनों लेयर्स के बीच के अंदर जो सेल्स पाई जाती है, ये सिंगल लेयर की सेल है। ओके, ये सिंगल सेल्स की लेयर है एक। इस लेयर का नाम है एपिथेलियल लेयर या फिर एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है। और इसी के अंदर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब जैसे ये डर्मिस लेयर है और एपिडर्मिस लेयर है। ओके, ये डर्मिस है और ये एपिडर्मिस है। इनके बीच के अंदर जो ये स्पेस दिखता है, ओके, जो स्पेस दिखता है, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन पाई जा रही है, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं जो एपिथेलियम टिश्यू होता है ये सिंगल लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, ये डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है और इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट ये बात करते हैं कि ये पाया कहाँ कहाँ पे जाता है। ये पाया जाता है आपकी बॉडी की सरफेस को कवर करता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये स्किन के ऊपर पाया जाता है, ऑर्गन्स के अंदर पाया जाता है। ओके, ऑर्गन्स से अंदर से मतलब है जो ऑर्गन की जो आउटर कवरिंग, आप कोई भी ऑर्गन देखोगे, हार्ट को देखोगे, इसके अलावा अगर आप स्टोमक को देखोगे, किडनी को देखोगे, ओके, लीवर को देखोगे, एनी अदर किसी भी ऑर्गन को अगर आप देखोगे तो उसको जो लेयर आपको बाहर की तरफ दिखेगी वो सभी लेयर किसकी बनी होती है? एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है। ओके, नेक्स्ट बात करें, जो एपिथेलियम टिश्यू है ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन्स के अंदर भी पाया जाता है। हॉलो ऑर्गन्स का मतलब हॉलो ऑर्गन जैसे आपका हार्ट हो गया। ओके, ये बॉडी कैविटीज़ के अंदर भी पाया जाता है। बॉडी कैविटी का मतलब जैसे आपकी एब्डोमिनल कैविटी हो गई, ओके, थोरेसिक कैविटी हो गई, पेल्विस कैविटी के ऑर्गन्स हो गए, इनके अंदर ये पाया जाता है। जैसे आपकी थोरेसिक कैविटी का जो ऑर्गन है जैसे लंग्स है, ओके, इनकी जो आउटर कवरिंग हो गई वो एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होगी। उसी प्रकार से जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स काफ़ी सारे ऑर्गन हैं, आपको पता होगा। स्टोमक है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, किडनी है, पेनक्रियाज, स्प्लीन, ये सभी ऑर्गन्स, ये जो बाहर की लेयर होगी वो एपिथेलियम की बनी हुई होगी। नेक्स्ट जो ग्लैंड्स होती है, ओके, ग्लैंड्स कौन कौन सी, जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है, वो सभी किसकी बनी हुई होती है? एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है। ओके, और जितनी भी डक्ट्स होती है, ओके, पेनक्रियाटिक डक्ट हो गई, बाइल डक्ट हो गई, ओके, ये सभी डक्ट्स किसकी बनी होती है? एपिथेलियम टिश्यू की। तो ये था नॉर्मल एपिथेलियम टिश्यू का एक इंट्रोडक्शन था। जनरली जो एपिथेलियम टिश्यू है ये नॉर्मली आउटर कवरिंग बनाता है सभी ऑर्गन्स की, सभी ग्लैंड्स की, सभी डक्ट्स की और सभी बॉडी कैविटीज़ की, ये आउटर कवरिंग बनाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स के बारे में। तो जो एपिथेलियम टिश्यू है ये अपनी बॉडी में अलग अलग शेप के, ठीक है, और अलग अलग वेराइटी के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इस बेसिस पे एपिथेलियम टिश्यू को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल एपिथेलियम और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। देखो अब यहाँ पे आपको नाम से पता लग रहा होगा, पहला है सिंपल, यानी सिंपल बहुत सिंपल सा होगा। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है फैला हुआ। क्या मतलब होता है स्ट्रेटिफाइड का? फैला हुआ होता है। तो जो सिंपल होगा वो सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होगा और जो स्ट्रेटिफाइड होगा वो स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ओके, यानी कि फैला हुआ रहेगा, वो एक जगह से ज़्यादा जगह पे पाया जाएगा। तो ये है नॉर्मल एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स के बारे में। अब अपन बात करेंगे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो जो सिंपल एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स के बने हुए होते हैं। नो डाउट जो एपिथेलियम टिश्यू होगा वो सभी जितने भी प्रकार के एपिथेलियम टिश्यू होंगे वो एपिथेलियम सेल्स के ही बने होंगे। ओके, इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है और ये इनको शेप के आधार पे 6 प्रकार से डिवाइड किया गया। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है इनकी अलग अलग शेप होती है, ठीक है, इनको शेप के आधार पे इनके नाम दिए गए हैं और जो नाम है वो ये है। पहला है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। पहला क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू। तीसरा सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। चौथा सिंपल सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। पांचवा सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू और लास्ट 6 कौन सा है? सिंपल गॉबलेट एपिथेलियम टिश्यू। तो इस प्रकार से जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है टोटल 6 प्रकार के होते हैं। अब देखो इनको इनकी शेप के आधार पर इनका नाम दिया है। शेप के आधार पर नाम कैसे? जैसे स्क्वामस, स्क्वामस का मतलब होता है चपटा, तो अपन स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू को बोल सकते हैं चपटा एपिथेलियम टिश्यू। ओके, यहाँ पे बात करेंगे अपन। ओके, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू क्या है? चपटा एपिथेलियम टिश्यू है।
ये चपटा होता है। नेक्स्ट कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बात करेंगे। जो कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, कोल्यूमिनर को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा स्ट्रेटिफाइड के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मेनली यहाँ पे थोड़ी सी एक मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पे कोल्यूमिनर की जगह स्ट्रेटिफाइड आएगा। ओके, ये थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड। ये यहाँ पे कोल्यूमिनर नहीं है, कोल्यूमिनर की जगह ये क्या है, यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड है। तो जो स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं ये फ्लैट सेल्स के बने होते हैं। फ्लैट सेल्स का मतलब होता है चपटी सेल्स। जैसे ये एकदम इस तरीके की सेल्स के बने होते हैं, ये चपटी सेल्स के बने होते हैं। इनके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। ओके, नॉर्मल बात है। और इसके अलावा ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है एंडोथीलियम और दूसरा है मीजोथीलियम। तो पहले बात करते हैं एंडोथीलियम के बारे में। तो जो एंडोथीलियम जो स्क्वैमस एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं ये ब्लड वेजल्स के अंदर पाए जाते हैं और हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। ओके, यानी कि जो खोखली जो जगह होती है ये वहाँ पे पाए जाते हैं। तो खोखली जगह दो ही है, एक तो ब्लड वेजल्स और दूसरा अपना हार्ट। ओके, तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं। उसके अलावा जो मीजोथीलियम है, मीजोथीलियम ये जितनी भी कैविटीज होती है, ओके, कैविटीज की ये आउटर कवरिंग बनाने में हेल्प करता है। ओके, तो पहला जो एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है हार्ट के अंदर पाया जाता है और कहाँ पाया जाएगा, ब्लड वेजल्स के अंदर। नेक्स्ट बात करें हम मीजोथीलियम की। मीजोथीलियम पाया जाता है, मीजोथीलियम पाया जाता है कैविटीज के अंदर। कैविटी के अंदर पाया जाता है। कैविटी कौन कौन सी, एक तो प्लूरल कैविटी होगी। प्लूरल कैविटी कौन सी वाले ऑर्गन की होती है, वो होती है लंग्स की। ओके, नेक्स्ट होती है पेरिटोनियम कैविटी। पेरिटोनियम कैविटी पाई जाती है जीआईटी के ऑर्गन्स की। नेक्स्ट है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो कैविटी होती है वो होती है हार्ट की। ओके, तो इस प्रकार से तीन कैविटीज की जो आउटर कवरिंग होती है वो बनाई जाती है मीजोथीलियम की। और जो एंडोथीलियम होती है, एंडोथीलियम बनाती है हार्ट की और ब्लड वेजल्स की आउटर कवरिंग। ओके, इसके अलावा जो स्क्वैमस एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं ये पाए जाते हैं नॉर्मली लंग्स के जो एल्वेलाई होती है ये इनके अंदर भी पाए जाते हैं। ओके, और उसके अलावा बोमेन कैप्सूल के अंदर भी ये पाए जाते हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो दो लोकेशन है इसकी, लंग्स के एल्वेलाई और बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल नॉर्मली आप पढ़ोगे किडनी के अंदर। ओके, किडनी का जो नेफ्रॉन होता है, ओके, उस नेफ्रॉन से मिलके किडनी बनी होती है। तो नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है जिसे अपन कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ओके, तो बोमेन कैप्सूल के बारे में अपन यहाँ पे डिटेल पढ़ने वाले नहीं है। नॉर्मली जब अपन किडनी के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो बोमेन कैप्सूल का अपन वहाँ पे स्टडी करेंगे। और उसके बाद बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि जो सिंपल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो टिश्यू होता है ये काम क्या करता है। इसका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है फिल्ट्रेशन। ये ब्लड का फिल्ट्रेशन करने में काम करता है और साथ में डिफ्यूजन करने में भी ये हेल्प करता है। ओके, तो दो प्रकार का इसका फंक्शन हो गया, पहला हो गया फिल्ट्रेशन और दूसरा डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो टिश्यू है, देखो जिसके नाम से पता लग रहा है जो इसकी जो सेल्स होगी वो किस शेप की होगी, ये होगी क्यूब शेप की। ओके, क्यूब सेल कैसी होती है, क्यूब शेप कैसी होती है, क्यूब शेप ऐसी होती है जी। ठीक है, ये क्यूब सेल शेप के टिश्यू हो गए, ये सभी इस तरीके से पाए जाते हैं। ओके, साथ ही में इनके अंदर ये एक तरीके की बेसमेंट मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। ये हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की क्या इंपॉर्टेंट बात है कि क्यूब शेल के शेप के होते हैं, इनके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। ओके, और अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके लोकेशन की कि ये एक्चुअल में कहाँ पे प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू अपनी बॉडी के रीनल ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ये पाया जाता है। तो रीनल ट्यूब्यूल्स क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स का मतलब है जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अंदर ट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स। उनका नाम है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, बोमेन कैप्सूल और कलेक्टिंग डक्ट्स। इस प्रकार के ये ट्यूब्यूल्स किडनी या फिर नेफ्रॉन्स के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो बॉडी की जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर पाया जाता है, जैसे पेनक्रियाटिक ग्लैंड हो गई, ठीक है, वो एक प्रकार की क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। ओके, तो ये उसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा स्टोमक भी एक प्रकार की ग्लैंड होती है, ठीक है। उसके अलावा ड्यूडेनम है। ओके, ये सब क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। इनके द्वारा एक्सोक्रेटिक हार्मोन्स का या फिर एक्सोक्राइन एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है।
तो इन जगहों पे रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर क्या पाई जाती है, क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। और इनका जो अगर अपन काम की बात करें तो काम जो होता है सिक्रेशन होता है। ओके, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है ये हार्मोन सीक्रेट करती है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती है ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है, और एक्सक्रीशन यानी कि जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती है वो यूरिन को एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है। तो इसी प्रकार जो क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू है इनके 3 काम होते हैं। वो हो गया पहला सिक्रेशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन और तीसरा एक्सक्रीशन। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो जो कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू है ये भी बहुत ईजी है, बहुत सिंपल से है। नाम से पता लग रहा है कॉलम शेप के ये होंगे। कॉलम शेप कैसी होती है, ऐसी होती है। ओके, ये कॉलम शेप एपिथेलियम टिश्यू हो गए और इनमें बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। और जो कोल्यूमिनर ये कोल्यूमिनर शेप के हो गए, इनकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये जीआईटी के ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ये पाए जाते हैं। जीआईटी क्या होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है। ओके, ये ओसोफेगस से स्टार्ट होता है, सॉरी माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस तक ये पाया जाता है। ओके, माउथ से आगे फिर ये फेरिंग्स में पाया जाता है। फेरिंग्स के बाद ये पाई जाती है ओसोफेगस में, ओसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस में ये पाई जाती है। एनस के बाद ये सीधा रेक्टम। ओके, तो यहाँ तक ये जीआईटी प्रेजेंट होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सीधा डक्ट के अंदर अपना हार्मोन्स सीक्रेट करती है। ओके, अगर इनका काम के बारे में बात करें, इनके फंक्शन के बारे में बात करें तो सिक्रेशन का ये काम करती है और एब्जॉर्प्शन का ये काम करती है। 2 प्रकार का इनका काम हो गया, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। ओके, सिक्रेशन किया जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा और एब्जॉर्प्शन किया जाता है जीआईटी के द्वारा। ओके, तो 2 लोकेशन पे पाई जाती है और 2 तरीके का इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा अपने जिससे अपन ने पढ़ा एपिथेलियम टिश्यू के अंदर शेप्स के नाम के आधार पे होता है, तो सीलेटेड थोड़ा सा डिफरेंट नाम है अपने लिए। आप में से कई ऐसे होंगे जो पहली बार सीलेटेड का नाम सुन रहे होंगे। ओके, नॉर्मली सीलेटेड सेल्स के बने होते हैं, सीलेटेड एपिथेलियम सेल्स के बने होते हैं। ओके, अब बात करते हैं सीलिया का मतलब क्या होता है। देखो, जो सीलिया होती है, सीलिया जैसे मान लें, सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे ये। ओके, ये क्या हो गई, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हो गए। जैसे ये कोई एक सेल्स है और ये ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन इसके बाहर ये प्रेजेंट है, तो इन्हें कहा जाता है सीलिया। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है मूवमेंट करना। मूवमेंट का मतलब ये जो हेयर लाइक जो प्रोजेक्शन आप देख पा रहे हो, ये हमेशा मूव करते रहते हैं, या फिर जब इनको अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है तब ये मूवमेंट करते हैं। तो पहले बात करेंगे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ये पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट यूट्रस के अंदर ये पाए जाते हैं, नेक्स्ट फैलोपियन ट्यूब में ये पाए जाते हैं। ओके, तो इनकी जो लोकेशन हो गई वो हो गई नॉर्मली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गई, यूट्रस हो गई और फैलोपियन ट्यूब हो गई। ओके, और अगर इनके काम के बारे में बात करें, इनका फंक्शन जो होता है ये सीलियरी एक्शन के द्वारा मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो ये क्या करता है, ये जो सीलिया होते हैं, ओके, ये सीलिया मूव करते रहते हैं और इनका जो काम है वो है मूवमेंट करवाना। जैसे फैलोपियन ट्यूब, अगर फैलोपियन ट्यूब के बारे में अगर अपन बात करें तो फैलोपियन ट्यूब ये यूट्रस, फीमेल यूट्रस के में पाई जाती है। ओके, जैसे ये फैलोपियन ट्यूब हो गई। ओके, और इनमें क्या होता है नॉर्मली, ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ये पाई जाती है। ओके, और इनमें ये यहाँ पे ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पे निकले हुए होते हैं। ओके, जिन्हें फिम्बरी कहा जाता है। ये फिम्बरी क्या करती है, जैसे ही इन फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर या फिर इन फैलोपियन ट्यूब्स का काम क्या है, जैसे ही ओवम सीक्रेट होता है। ओके, जैसे ओवम सीक्रेट होगा, ओवम के सीक्रेट होने के बाद क्या होता है, जो ओवम आता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंसर्ट होता है। तो फैलोपियन ट्यूब में उस ओवम को इंसर्ट करवाने का जो काम होता है वो इन सीलियरी सेल्स का होता है। जो सीलियरी जो सेल्स होती है, ठीक है, इनके द्वारा जो ओवम होता है वो इनके अंदर इंसर्ट होता है। वो इंसर्ट क्यों होगा, क्योंकि इनका काम क्या है, मूवमेंट करना, और ये हमेशा मूव करती रहती है। ये इनके मूवमेंट से क्या होगा, जैसे ही ओवम है, जैसे ये ओवम है यहाँ से रिलीज हुआ। ओके, रिलीज होकर जैसे बाहर आता है, बाहर आते ही जो ये सीलियरी जो सेल्स है, ये सीलियरी सेल्स मूवमेंट करती रहती है और इसको कैप्चर करके अपने अंदर इंसर्ट कर लेती है।
और इसके इंसर्ट करने के बाद ये किस में चला जाता है, फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ओके, इस तरीके से सीलियरी ग्लैंड्स काम करती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम गॉबलेट एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। गॉबलेट एपिथेलियम टिश्यू, गॉबलेट एपिथेलियम टिश्यू, देखो ये थोड़ा सा नाम थोड़ा सा डिफरेंस सा लग रहा होगा, गॉबलेट। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पे आते हैं। कॉम्प्लिकेशन से मतलब स्ट्रेटिफाइड पे आते हैं, तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं सिंपल के कंपेयर में। तो जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू एपिथेलियम सेल्स के बने होते हैं, नॉर्मल, नो डाउट। ओके, एपिथेलियम सेल्स के ये बने हुए होते हैं। और जो नॉर्मल जो कंपैरिजन है, जो डिफरेंस है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू में, वो डिफरेंस ये है क्योंकि जो स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम जो टिश्यू होता है, ये काफ़ी सारी संख्या में इसकी लेयर्स पाई जाती है। सिंपल में अपन ने क्या पढ़ा था, सिंगल लेयर के बने होते हैं, लेकिन स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, ये इनके अंदर काफ़ी सारी लेयर्स ये पाई जाती है। इन लेयर के कंपैरिजन के कारण स्ट्रेटिफाइड और सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में डिफरेंस पाया जाता है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वो है इनके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में पाई जाती है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू में नहीं पाई जाती है। और इनके अंदर सेल डिवीजन भी होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर काफ़ी सारी लेयर पाई जाती है। अगर ये लेयर पाई जा रही है तो सिंपल सी बात है, इनके अंदर सेल डिवीजन होगा। और साथ ही में जो इनका इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो है अंडरलाइन स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना। अंडरलाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स को इंटरनली ये प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होती है। जैसे मैं यहाँ पे जैसे किडनी बनाऊँ, ओके, जैसे किडनी मैंने यहाँ पे बनाई, ये किडनी मैंने यहाँ पे बनाई, ठीक है, जैसे ये किडनी हो गई। ओके, तो किडनी की देखो जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई है, लेकिन साथ ही में देखो अब इसके अंदर जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू इसके बाहर की तरफ पाए जाएंगे। ओके, बाहर से लेके थोड़े से अंदर तक पाए जाएंगे। अंदर तक इसलिए पाए जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी इसके अंदर काफ़ी सारी लेयर्स पाई जाती है, तो लेयर्स इसकी बाहर से अंदर की तरफ एंटर होगी। ओके, बाहर से अंदर की तरफ इसके अंदर एंटर होगी, तो बाहर से अंदर की तरफ एंटर होने की वजह से क्या होगा, इसका ये प्रोटेक्शन करने में भी हेल्प करती है। आउटर भी है और थोड़ा सा इंटरनल पार्ट भी बनाने में हेल्प करती है। तो आउटर लेयर बंद होने की वजह से क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, और इसी के साथ इसके अंडरलाइन स्ट्रक्चर यानी अंदर वाली स्ट्रक्चर ये बनाती है। ओके,
तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स के बने होते हैं। नॉर्मली ये चपटे होते हैं, ठीक है, स्क्वामस शेप के होते हैं, स्क्वामस का मतलब चपटे होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है। और ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू और दूसरा नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू। अभी देखो, जो केराटिनाइज का मतलब होता है, केराटिनाइज एक प्रकार की प्रोटीन होती है, ओके, यानी कि वो टिश्यू जिसके अंदर केराटिन प्रोटीन पाई जाती है वो कहलाता है केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू। और जो केराटिनाइज एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं, ओके, जो केराटिनाइज एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं ये केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं और ये स्किन की अपर सरफेस पर पाए जाते हैं। नॉर्मल जो इनकी लोकेशन होती है वो है स्किन की अपर सरफेस, ओके। स्किन की अपर सरफेस पे क्या क्या पाया जाता है, नॉर्मली हेयर्स पाए जाते हैं और नेल्स पाए जाते हैं। तो केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू के बारे में अपन बोल सकते हैं, तो केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू होते हैं ये हेयर्स के अंदर पाए जाते हैं और नेल्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये भी बोल सकते हैं जो केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू होते हैं ये ड्राई सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, ओके। तो ये होगी केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। जो नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू होते हैं ये बिल्कुल उल्टा होता है केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू से, ओके। नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू बिल्कुल उल्टा होता है केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू से। उल्टा कैसे होते हैं, क्योंकि जो केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू है, नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू वेट सरफेस पे पाए जाते हैं और केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू ड्राई सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। वेट सरफेस का मतलब जो गीली सतह होती है वो वहाँ पे पाए जाते हैं और केराटिनाइज टिश्यू होते हैं वो ड्राई सरफेस पे पाए जा रहे थे, जैसे स्किन के ऊपर वो पाए जाते हैं, हेयर्स के अंदर पाए जाते हैं और नेल्स के अंदर वो पाए जाते हैं, ओके। तो वैसे जो नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू है ये नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू ड्राइनेस से बचाता है, ओके, ड्राइनेस से बचाने का काम है। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आइस के अंदर ये पाए जाते हैं, ओके। माउथ में पाया जाएगा, ओसोफेगस में, फेरिंग्स में, एक्जिला और टंग में। ये इन लोकेशंस के ऊपर नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। तो जो डिफरेंस है केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज में वो है, जो केराटिनाइज है वो ड्राई सरफेस पे पाए जाते हैं और नॉन केराटिनाइज वेट सरफेस पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू में क्या होगा, ये कॉलम शेप के होते हैं, ओके, नॉर्मल कॉलम शेप के होंगे, लेकिन ये ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन ये सबसे कम पाया जाने वाला टिश्यू होता है, ओके। कहाँ कहाँ में पाया जाता है, मेल यूरेथ्रा में पाया जाता है और स्वेट ग्लैंड की जो डक्ट्स होती है इनके अंदर ये पाया जाता है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को नोट कर लेना कि सबसे कम टिश्यू कौन सा पाया जाता है, वो पाया जाता है कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू, ओके। स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू अपनी बॉडी के अंदर सबसे कम पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, मेल यूरेथ्रा में और स्वेट ग्लैंड की डक्ट्स के अंदर ये पाया जाता है, ओके जी। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू नाम से पता लग रहा है क्यूब शेप के होते हैं, ओके। ये क्यूब शेप हो गई, ओके जी, ओके। और कहाँ पे पाया जाता है, ये यूरेथ्रा के अंदर पाया जाता है, नो डाउट, वेरी सिंपल, ओके। नेक्स्ट ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। ट्रांजिशनल नाम से पता लग रहा है बहुत डरावना सा लग रहा है आपको ये, ओके, लेकिन इतना डरावना ये है नहीं, ओके। नॉर्मल ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू ये यूरिनरी सिस्टम के अंदर पाया जाता है, ओके, यूरिनरी सिस्टम के अंदर पाया जाता है। और मोस्ट कॉमन जो क्यूबोइडल जो सेल्स होती है, ओके, क्यूबोइडल सेल्स के एडजस्टमेंट से ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू बने हुए होते हैं। क्यूबोइडल सेल्स अपन ने अभी पढ़ी, क्यूबोइडल जो टिश्यू थे, जो क्यूबोइडल टिश्यू होते हैं, ओके। क्यूबोइडल टिश्यू का ही एक टाइप होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू, ओके। और उनमें थोड़ा सा चेंजेस और रिकॉइलिंग की वजह से, यानी कि जैसे जो क्यूबोइडल जो टिश्यू थे, जैसे ये क्यूब शेप के जो टिश्यू है इन्हें अपन बोल रहे हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, इनमें क्या होता है, थोड़ी सी रिकॉइलिंग होती है, यानी कि थोड़े से आपस में एक दूसरे में लिपटे हुए होते हैं और इन्हीं लिपटे हुए फॉर्म को कहा जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू, ओके। और ये अलग अलग शेप्स के बने होते हैं, ये कोई पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होती, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की कोई शेप नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट तरह की इनकी शेप हो सकती है। कभी ये स्क्वामस होते हैं, कभी ये क्यूबोइडल हो सकते हैं, ओके, कभी ये कोलुमिनार भी हो सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं नॉर्मली मिक्स एपिथेलियम टिश्यू इन्हें अपन बोल सकते हैं, ओके। और जो इनका जो नाम दिया गया है, इनका नाम दिया है, इनके अंदर एपिकल लेयर्स पाई जाती है। एपिकल लेयर का मतलब होता है जो बाहर की तरफ जो लेयर पाई जाती है, लेयर के बेसिस के ऊपर इनका नाम दिया गया है। जो बाहर की जो इनकी लेयर होती है वो थोड़ी सी
स्ट्रेचिंग और रिकॉइलिंग वाली होती है। रिकॉइलिंग होने की वजह से इसका जो नाम दिया गया है वो ट्रांजिशनल नाम दिया गया है। और इनकी अगर जो लोकेशन होती है, जो लोकेशन है वो है रीनल पेल्विस, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। यानी कि जो भी जितना भी कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम है, कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम में अगर अपन किडनी को छोड़ दें तो किडनी के अलावा सभी ऑर्गन्स के अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। और जो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है डिस्टेंशन करना, यानी कि जो यूरिन है, यूरिन को पास आउट करवाने में ये हेल्प करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अपन यूरिन सिस्टम के बेसिस पे देखें तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि सिर्फ एक किडनी को छोड़ के जितने भी ऑर्गन्स यूरिनरी सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, ये सभी के अंदर ये पाया जाता है। रीनल पेल्विस में ये पाया जाएगा, यूरेटर में ये पाया जाएगा, ब्लैडर में और यूरेथ्रा में पाया जाता है। इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम का जो काम होता है वो है मोस्ट कॉमन है, वो यूरिन को एक्सक्रीट करने का जो काम करते हैं वो यूरिन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। और जो इसका जो फंक्शन है वो डिस्टेंशन करना होता है। ओके, तो इसी प्रकार से जो अपने एपिथेलियम टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अभी अपन ने पढ़ा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एकदम सिंपल होते हैं और ये सिंगल लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं। और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो ये थोड़े फैले हुए होते हैं, नाम से है पता है। जो इसका स्ट्रेटिफाइड का जो मतलब होता है वो होता है फैलना। नेक्स्ट जो सिंपल एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं इनके अंदर बेसिड मेम्ब्रेन पाई जाती है, और स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं इनके अंदर बेसिड मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में सिंगल लेयर पाई जाती है और इनमें से एक से ज़्यादा लेयर्स पाई जाती है। ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, और वो उनके द्वारा कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो और इनके अलावा इनके जो टाइप्स थे वो थे कोलुमिनार, क्यूबॉइडल, गॉबलेट, ओके, स्क्वामस। तो ये सब नाम किस बेसिस पे दिया गया था? इनके शेप के बेसिस पे इनका नाम दिया गया है। और साथ ही में सबका अलग अलग अपना अपना फंक्शन होता है, सबके अपने अपने अलग अलग लोकेशन होती है। हाँ जी, नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू देखो नाम से पता लग रहा है कनेक्ट करना। ओके, कनेक्टिव टिश्यू यानी कनेक्ट करना, ये सबको कनेक्ट करने का काम करता है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से हमेशा ये जोड़ देता है। ओके, यानी कि ये सभी बॉडी पार्ट्स को आपस में जोड़ने का, और जितने भी बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं इन सबको आपस में जोड़ने का काम करता है। तो अपन ये कह सकते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू है अपनी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये पूरी बॉडी को जोड़ने का काम करता है। अब जितनी बड़ी बॉडी होगी उतने ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है अपनी पूरी बॉडी के अंदर। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का वो है ब्लड। जो अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड पाया जाता है, जो रेड कलर का जो ब्लड है, ओके, जो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने शरीर के लिए, जिसको देख के सबको डर लगता है। ओके, और सब अगर इसकी रिक्वायरमेंट होती है तब भी इसको सबसे ज़्यादा डर रहता है कि कैसे इसको अरेंज करना है ब्लड को। ओके, तो जो ब्लड है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है, पूरी अपनी बॉडी को जोड़ने का काम करता है। जोड़ता कैसे है? जब अपने ब्लड होता है, ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी के सेल्स को न्यूट्रिएंट पहुंचाए जाते हैं, सेल्स को न्यूट्रिएंट मिलते हैं तो सेल्स अपना काम करती है, सेल्स अपना काम करती है तो उससे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से अपना सिस्टम और अपनी बॉडी प्रॉपरली काम करती है। तो अपन कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बिना अपनी बॉडी एक सेकेंड भी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो कनेक्टिव टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी के लिए, और सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। ओके, अगर अपन कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस के बारे में बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे फंक्शन क्यों हैं? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू बहुत प्रकार से अपने शरीर के अंदर पाया जाता है। पहले बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये सब साथ में रहता है। तो ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू है ये कनेक्ट करने का काम करता है, और ये हमेशा साथ में रहते हैं, बाइंड फॉर्म में रहते हैं, और सपोर्ट प्रोवाइड करवाने में ये हेल्प करता है। ओके, और साथ में ये बॉडी की स्ट्रेंथ को मैनेज करता है। इसके अलावा बॉडी की जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, ओके, स्टोमक है, लीवर है, हार्ट है, ओके, इन सब को ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है? जैसे ब्लड हो गया, ठीक है, ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे? जो आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो, इस ऑक्सीजन को बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक ये पहुंचाने का काम करता है। और इसके अलावा जितनी भी CO2 आपकी बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं उन CO2 को ये एक्सहेल करने का काम करता है। इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है।
इसके अलावा ये स्टोरेज का भी काम करता है। स्टोरेज कैसे? एडिपोज टिश्यू को स्टोर करने का काम करता है। एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं? आपकी बॉडी का जो फैट होता है, इस फैट को ये स्टोर करने का काम करता है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ फैट पाया जाता है तो स्टोर फॉर्म में पाया जाता है, और स्टोर करने का काम कौन कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू है ये इम्यून रिएक्शन में भी काम करता है, इम्यून रेस्पॉन्स देने में ये हेल्प करता है। इम्यून रेस्पॉन्स कैसे देता है? क्योंकि कुफर सेल्स के द्वारा और मैक्रोफेज जो सेल्स होती है, ओके, इसके द्वारा अपनी बॉडी को इम्यून रेस्पॉन्स देता है और इम्यून रिएक्शन करने में ये हेल्प करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू के इतने सारे काम हैं जिसकी कोई कमी नहीं है। इसके अलावा जो अपनी बॉडी की जो मसल्स होती है, सॉरी जो बोन्स होती है, बोन्स के द्वारा बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। ओके, बॉडी को बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, बॉडी की स्ट्रेंथ को मैनेज करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करता है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है, स्टोरेज में ये हेल्प करता है। ओके, और इम्यून रिएक्शंस के अंदर ये हेल्प करता है। इतने सारे काम है कनेक्टिव टिश्यू के, इसीलिए सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर पाया जाता है। और इसकी जो शेप होती है और जो स्ट्रक्चर होगी कनेक्टिव टिश्यू की वो अलग अलग होती है। ओके, हर एक कनेक्टिव टिश्यू का अपना अलग वर्क होता है, और हर एक कनेक्टिव टिश्यू का अपनी अलग से शेप होती है, और एक कनेक्टिव टिश्यू की अलग से इसकी लोकेशन होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कनेक्टिव टिश्यू के। अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो कनेक्टिव टिश्यू की जो स्ट्रक्चर होती है ये मोस्ट कॉमन सेल्स और मैट्रिक्स से मिलकर बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू नॉर्मली किसके से मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं, और इसके अलावा मैट्रिक्स से मिलकर बने होते हैं। ये सेल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, सेल तो आप लोगों को समझ में आ गया कि सेल क्या होती है। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक प्रकार का फ्लूइड होता है। ओके, एक समझ लो कि जो एक आपकी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे खाली जगह पाई जाती है, उन खाली जगह के अंदर थोड़ा थोड़ा सा फ्लूइड पाया जाता है, और फ्लूइड को कहा जाता है मैट्रिक्स। ओके, तो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने से पहले अपन सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मोस्ट कॉमन 6 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। कनेक्टिव टिश्यू में मोस्ट कॉमन 6 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। वो सेल्स कौन कौन सी है? पहली है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ओके, पहली है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है ये कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप होता है। ओके, और काफ़ी सारी संख्या के अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। ठीक है, और ये काफ़ी लार्ज भी होती है। फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स होती है काफ़ी लार्ज होती है, इनके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है, और साथ में ये कोलेजन को प्रोड्यूस करती है। और जो इनका जो इम्पोर्टेंट जो वर्क है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का वो है वुंड को हील करना। ओके, क्या क्या पढ़ा अपन ने इसके बारे में? अपन ने इसके बारे में ये पढ़ा कि जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है सबसे पहले क्या काम करती है? सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है, मोस्ट न्यूमरस सेल्स होती है। ओके, मोस्ट न्यूमरस होती है, इज नॉट वर्किंग स्टिल। Something went wrong here. How can I solve it? Oh. हाँ जी, वापस टॉपिक पे आते हैं। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है मोस्ट न्यूमरस सेल्स होती है। ओके, मोस्ट न्यूमरस सेल्स होती है। इसके अलावा ये लार्जर होती है। ओके, और फ्लैट होती है। ओके, यानी कि स्क्वायर शेप की होती है, स्क्वीज होती है। और जो इसका जो काम है वो है कोलेजन को प्रोड्यूस करना। कोलेजन को ये प्रोड्यूस करती है। ओके, कोलेजन को ये प्रोड्यूस करेगी। उसके अलावा ये इलास्टिक फाइबर्स बनाती है, ये इलास्टिक फाइबर्स को बनाने में हेल्प करती है। और मोस्ट कॉमन जिसका जो फंक्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो है वुंड को हील करना। यानी कि आपको कहीं पर लग जाती है, कहीं पे चोट वगैरह लग गई, ठीक है, उस जगह पे क्या करती है ये वुंड को हील करने में ये हेल्प करती है। ओके,
नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एडिपोज सेल्स। सेकंड सेल है वो है एडिपोज सेल, या फिर जिसे अपन बोलते हैं फैट सेल्स। ओके, तो जो एडिपोज सेल्स है ये फैटी टिश्यू की बनी हुई होती है, फैटी सेल्स की बनी हुई होती है, और ये फैट को स्टोर करने का ये काम करती है। ओके, साइटोप्लाज्म के अंदर ये फैट को स्टोर कर लेती है। और इसके अलावा जो इसकी जो लोकेशन है वो है स्किन के अंदर ये पाई जाती है, किडनी में पाई जाती है, और हार्ट के अंदर ये सेल्स पाई जाती है। ओके, नॉर्मल लोकेशन पे ये पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम मास्ट सेल्स के बारे में। ओके, मास्ट सेल, जो मास्ट सेल होती है, जो मास्ट सेल का जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखना। और इसके अलावा ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाने में हेल्प करती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन जो बनाती है वो IgE बनाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स E बनाती है। इसके अलावा मास्ट सेल्स के द्वारा हिस्टामिन को प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, हिस्टामिन क्या करता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में ये काम करता है और ब्लड को करप्ट होने से ये बचाता है। ओके, और इसके अलावा ब्लड वेजल्स को ये डाइट करने में हेल्प करती है। ओके, और बॉडी की कुछ एसिड को सीक्रेट करने में हेल्प करती है, जैसे स्टोमक के अंदर HCl को। ओके, स्मूथ मसल्स के अंदर, ओके, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में ये हेल्प करती है। और इसके अलावा म्यूकस के प्रोडक्शन में ये हेल्प करती है, और इचिंग वगैरह में ये हेल्प करती है। एलर्जी जो कंडीशंस होती है वहाँ पे ये हेल्प करती है। तो ये थी मास्ट सेल्स के बारे में। नेक्स्ट है मैक्रोफेजेस, सो इम्पोर्टेंट। मैक्रोफेजेस, इट डेवलप फ्रॉम मोनोसाइट। जो मैक्रोफेजेस होती है मोनोसाइट से डेवलप होती है। ओके, मोनोसाइट्स एक प्रकार की ब्लड सेल होती है। ओके, तो जो ब्लड सेल से मैक्रोफेजेस डेवलप होती है। मैक्रोफेजेस दो प्रकार की होती है, फिक्स और वांडरिंग। ओके, मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया को इंगल्फ करने में काम करती है, फेगोसाइटोसिस में ये हेल्प करती है। ओके, प्लाज्मा सेल्स, नेक्स्ट है प्लाज्मा सेल्स। ओके, प्लाज्मा सेल्स जो प्लाज्मा बनाने में हेल्प करती है। और लास्ट कॉमन जो सेल्स है वो है WBC। ओके, WBC भी इसी का पार्ट होती है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होती है, इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम मैट्रिक्स के बारे में। जो मैट्रिक्स होता है एक प्रकार का फ्लूइड होता है। ओके, तो ये कहाँ में पाया जाता है, कोलेजन फाइबर में पाया जाता है, और इलास्टिक फाइबर के अंदर ये पाया जाता है। और इसके अलावा रेटिकुलर फाइबर्स के अंदर पाया जाता है। जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ये कोलेजन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने में ये हेल्प करते हैं। ओके, इलास्टिक फाइबर इलास्टिक प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और ये बॉडी को स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करवाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट रेटिकुलर फाइबर, ये कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, कोलेजन फाइबर्स के साथ मिलके ये काम करते हैं। ओके, तो ये था नॉर्मल सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाई जाती है। अब अपन बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू के जो टाइप होते हैं, टोटल 8 टाइप्स होते हैं। पहला है एडिपोज टिश्यू, दूसरा लूज कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ ब्लड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू, बोन टिश्यू और म्यूकोइड टिश्यू। ओके, टोटल 8 टाइप्स हो गए इसके। पहला एडिपोज, लूज, डेंस, ब्लड, लिम्फोइड, कार्टिलेज, बोन एंड म्यूकोइड। हम पहले बात करते हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में। एडिपोज टिश्यू का काम है, इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो है फैट को स्टोर करने का काम होता है एडिपोज टिश्यू का। ओके, ये जितना भी फैट होता है इसको स्टोर कर लेता है। ओके, और जो एक्स्ट्रा जो फैट होता है वो आपकी बॉडी में बाहर से आपको दिखता है, और जितना रिक्वायर होता है आपकी बॉडी को ये इसको स्टोर करके रख लेता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये फाइबर्स से मिलके बने हुए होते हैं। ओके, नाम से पता लग रहा है लूज होते हैं। ओके, फाइबर से मिलके बने हुए होते हैं, और इनके अंदर लूज ही फाइबर्स पाए जाते हैं। और जो इनकी जो इम्पोर्टेंट जो लोकेशन होती है वो होती है एपिथेलियम टिश्यू की जो लोकेशन होती है। एपिथेलियम टिश्यू के आसपास ये वाले टिश्यू पाए जाते हैं। ओके, और आउटर कवरिंग बनाने में ये हेल्प करते हैं। इसी के साथ बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, और बॉडी को इलास्टिसिटी ये प्रोवाइड करवाते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू मोर नंबर्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है, काफ़ी सारे फाइबर्स इसमें पाए जाते हैं।
डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी गहरे होते हैं, नाम से पता लग रहा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये गहरे होते हैं, ओके। और कंप्लीटली पैक होते हैं, आपस में बहुत पैक होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के टिश्यू होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये मोस्टली लिगामेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, ओके। लिगामेंट्स क्या होते हैं, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का ये काम करते हैं लिगामेंट्स, ओके। और टेंडन्स के बीच में पाए जाते हैं। टेंडन्स क्या होते हैं, जो मसल्स होती है, मसल्स को आपस में एक दूसरे से जोड़ने का, जो मसल्स और जो बोन होती है, बोन को मसल से जोड़ने का काम करते हैं टेंडन। और जो लिगामेंट होते हैं वो बोन को बोन से आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो ये बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं और बॉडी को अटैचमेंट भी प्रोवाइड करवाने में ये हेल्प करते हैं। तो ये था अपना डेंस कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट टाइप, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा टाइप है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, नाम से पता लग रहा है ये इरेगुलर होता है, ठीक है। ये अरेंज नहीं रहता है, टोटली अरेंज नहीं रहता है, और बॉडी की जो स्ट्रेंथ होती है इसको ये पुल करने में हेल्प करता है, यानी कि आपकी जो स्ट्रेंथ है इसको ये बढ़ाने में थोड़ा सा हेल्प करता है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को ये बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इलास्टिक का नाम से पता लग रहा है इलास्टिक होते हैं, ठीक है। इनका जो खिंचाव होता है ज़्यादा होता है और बॉडी की स्ट्रेचिंग में हेल्प करते हैं ये, ओके। लंग्स और आर्टरी में ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से डेंस कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कार्टिलेज से पहले अपन बात कर लेते हैं ब्लड टिश्यू के बारे में। ब्लड जो टिश्यू होता है ओके पूरी बॉडी में पाया जाता है, और इसके अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये पाई जाती है, और साथ ही में ब्लड प्लाज्मा भी पाया जाता है। तो जो ब्लड सेल्स के बारे में अपन, जो ब्लड टिश्यू है, जब अपन ब्लड के बारे में जब डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में वहाँ पे अपन इजीली पढ़ने की कोशिश करेंगे, ओके। नेक्स्ट है लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू के बारे में अगर अपन बात करें, जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं ये लिम्फ के अंदर पाए जाते हैं, ओके। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक वाटरी सबस्टांस होता है जो कि ब्लड के सिक्रेशन से बाहर निकलता है, ओके। तो लिम्फोइड टिश्यू होता है वाइट कलर का सबस्टांस होता है और ब्लड के सिक्रेशन से ये बाहर निकलता है। तो जब अपन लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तब इसकी डिटेल वहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। जो कार्टिलेज वर्ड को समझने की कोशिश करना। कार्टिलेज एक तरीके की अपन कह सकते हैं बोन्स का एकदम वीक जो पार्ट होता है उसे अपन बोलते हैं कार्टिलेज, यानी कि ये बोन होती नहीं है लेकिन बोन का एकदम वीक पार्ट होता है, उसको अपन बोलते हैं कार्टिलेज, ओके। ये कोलेजन, कॉन्ड्रोसाइट और इलास्टिक फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं, और इनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कोलेजन टिश्यू की, इनके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। और जो हाइलिन कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये सबसे वीक होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। वीक तो होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये पाए कहाँ पाए जाते हैं, लैरिंग्स में पाए जाते हैं, ट्रेकिया में, ब्रोंकाई, और जो रिब्स होती है उसका इंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं, नोज के अंदर पाए जाते हैं, और जो फिटल स्कल होता है इसके अंदर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फाइब्रो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रो कार्टिलेज जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज टिश्यू होता है, ओके। और इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होती है, ठीक है, जो वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा के बीच में पाया जाता है, और जो प्यूबिक जो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट थर्ड हम बात करें इलास्टिक कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। जो इलास्टिक कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, नाम से पता लग रहा है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है, ओके। एक्सटर्नल ईयर्स के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम बोन टिश्यू के बारे में। जो बोन टिश्यू होते हैं ये बोन्स के अंदर पाए जाते हैं, ओके। तो जब बोन्स के बारे में डिटेल पढ़ी जाएगी तब वहाँ पे इसके बारे में पढ़ा जाता है, ओके। और जो म्यूकोइड जो टिश्यू है ये म्यूकस को बनाने में ये हेल्प करता है। इस प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर का टिश्यू वो है मस्कुलर टिश्यू, ओके। जो मस्कुलर जो टिश्यू होता है ये मसल्स के अंदर पाया जाता है, ओके जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई, मसल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब जो मसल्स होती है 3 प्रकार की होती है। पहली होती है स्केलेटल मसल, दूसरी होती है स्मूथ मसल और तीसरी होती है कार्डियक मसल, ठीक है। 3 प्रकार की मसल हो गई, कौन कौन सी, स्केलेटल मसल, दूसरी स्मूथ मसल और तीसरी कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स ये बोन्स से
स्केलेटल मसल्स का मतलब वो मसल्स जो बोन्स के ऊपर पाई जाती है। स्केलेटल का मतलब क्या होता है, वो हड्डियों का ढांचा। ओके, तो जो हड्डियाँ होती है, जो हड्डियों के ऊपर जो मसल्स पाई जाती है उनको स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। नेक्स्ट स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का मतलब है वो मसल्स जो ऑर्गन्स के अंदर पाई जाती है, उन्हें अपन बोलते हैं स्मूथ मसल। तीसरी होती है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का मतलब वो मसल जो हार्ट के अंदर पाई जाती है उन्हें अपन कहते हैं कार्डियक मसल। ठीक है, इस प्रकार से जो मसल्स होती है 3 प्रकार की हो गई, पहली स्केलेटल मसल, दूसरी स्मूथ मसल और तीसरी कार्डियक मसल। जो स्केलेटल मसल्स होती है वो वॉलेंट्री मसल्स होती है। वॉलेंट्री मतलब इनके ऊपर अपना कंट्रोल होता है, लेकिन जो स्मूथ और जो कार्डियक मसल्स होती है ये इनवॉलेंट्री होती है, इनके ऊपर अपना कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो इस प्रकार से मस्कुलर टिश्यू यहाँ पे कंप्लीट होता है। और बाकी जितनी भी इसकी जो डिटेल है वो अपन जब मस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर इसकी डिटेल को अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू नर्व्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जो नर्व टिश्यू होता है वो न्यूरॉन सेल्स का मिलके बना होता है। ओके, किसके मिलके बना होता है, न्यूरॉन सेल्स से मिलके बना हुआ होता है ये। ओके जी, न्यूरॉन क्या होती है, न्यूरॉन जो नर्व की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट होती है। न्यूरॉन एक प्रकार की सेल्स होती है और न्यूरॉन सेल्स क्या करती है, नर्व की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट होती है। और जो न्यूरॉन जो सेल्स होती है वो लगभग, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, ये इस प्रकार की ये न्यूरॉन सेल्स होती है। ओके, और ये यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन इसमें निकले हुए होते हैं। इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। ओके, सबसे ज़्यादा जो भाग पाया जाता है एक नर्व सेल के अंदर या फिर एक न्यूरॉन के अंदर वो होता है डेंड्राइट्स। ओके, ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। ओके, और इनके बीच की जो ये वाली स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो इन्हें अपन कहते हैं सेल बॉडी। ओके, ये सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी के बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर बाकी सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी से पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर पाया जाएगा। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है यहाँ पे इसके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते। एक जो नर्व सेल होती है इनके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते। सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाने की जो वजह है वो ये है क्योंकि जो नर्व सेल होती है वो डिवाइड नहीं होती है। नर्व सेल कभी डिवाइड नहीं होती है, जो एक बार जो नर्व सेल जो बन जाती है बॉडी के अंदर वो उतनी ही होती है। ओके, इनकी लेंथ जरूर बढ़ती है लेकिन इनकी संख्या में वृद्धि नहीं होती है। ओके, तो सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाने की वजह से इनका काम ये डिवाइड नहीं होती, क्योंकि सेंट्रियोल्स का जो फंक्शन होता है वो सेल को डिवाइड करने में या फिर एक सेल से नई सेल बनाने में ये हेल्प करता है। तो इनमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, जो सेल बॉडी से जो आगे का पार्ट होता है वो होता है एक्सोन। ओके, एक्सोन का काम है सेल, ये सिंक जो एक्सोन होता है वो संख्या में एक होता है और लास्ट में इसमें टर्मिनल बटन एंड पोर्शन पे पाए जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट एक न्यूरॉन सेल्स बनती है। ओके, जो डेंड्राइट्स होते हैं ये नर्व इम्पल्स को एक अनदर न्यूरॉन से रिसीव करने का काम करते हैं और डेंड्राइट्स उस नर्व इम्पल्स को आगे सेल बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं और सेल बॉडी से आगे ये एक्सोन में ट्रांसफ़र होता है और एक्सोन से आगे टर्मिनल बटन्स के अंदर ये ट्रांसफ़र होता है। ओके, और फिर यहाँ से टर्मिनल बटन से आगे की तरफ सिनेप्स और न्यूरल केमिकल्स की हेल्प से ये आगे ट्रांसफ़र होता रहता है। इस प्रकार अपना टिश्यू वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस पूरे वीडियो में हमने टिश्यू को समझने की कोशिश करी है कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू के सबसे पहले अपने डेफिनेशन पढ़ी। जो टिश्यू होते हैं वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं। ओके, अलग अलग सेल्स एक प्रकार की सेल मिलके एक प्रकार का टिश्यू ही बनाती है, जैसे एपिथेलियल सेल्स मिलके एपिथेलियल टिश्यू बनाती है, कनेक्टिव सेल्स मिलके कनेक्टिव टिश्यू बनाती है, मस्कुलर सेल्स मिलके मसल्स बनाती है और नर्व सेल्स मिलके नर्व बनाती है। ओके, और उसके बाद हमने पढ़ा जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो सिंपल और स्ट्रेटिफाइड दो प्रकार के होते हैं। सिंपल फॉर्म में होता है और स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में होता है। ओके, फिर बाद में हमने उसके बाद में उनके जो शेप होती है, शेप के आधार पर इनको डिवाइड करने की कोशिश करी है। अलग अलग शेप के होते हैं। ये गॉबलेट सेल होता है, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस शेप होती है, कॉलमनार शेप होती है, कॉलम क्यूबॉइडल शेप होती है। ओके, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। ओके, ये कनेक्ट करने का काम करते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, एरियोलार, नॉन एरियोलार, ओके, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, बोन, ओके, म्यूकोइड। और इनके अलावा इनकी जो अपन सेल्स होती है सेल्स को पढ़ने की कोशिश करी है। ओके, और जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं उनको अंदर मसल्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करी है, सिंपल मस्कुलर। ओके, इसके अलावा
कार्डियक मसल्स हो गई। ओके, उसके अलावा लास्ट में हमने नर्व टिश्यू को पढ़ने की कोशिश करी, जो नर्व होती है। तो इस प्रकार से हमने पूरा टिश्यू सिस्टम पढ़ने की कोशिश करी। ओके, और तो ये था हमारा कंप्लीट टिश्यू वाला चैप्टर। टिश्यू मोस्टली सेल्स से ही रिलेटेड है, तो सेल्स को पढ़ना पहले ज़रूरी है। ओके, सेल्स की कंप्लीट आप स्टडी करो। सेल्स का वीडियो हमने पहले बना रखा। सेल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और सेल की डिटेल आपको वहाँ पे पूरी मिल जाएगी। और आप हर एक टिश्यू को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप आगे धीरे धीरे हमारे इस चैनल के अंदर, यूट्यूब चैनल के अंदर धीरे धीरे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ोगे। हम धीरे धीरे ऑर्गन्स के वीडियो इसके अंदर अपलोड करते रहेंगे। तो ऑर्गन्स को पढ़ने के लिए टिश्यू को समझना बहुत ज़रूरी है कि टिश्यू होते क्या क्या है, क्या क्या इनका जो काम होता है वो किस तरीके से काम करते हैं। हमने इस पूरे वीडियो में बताने की कोशिश करी है आप सबको। तो आप पूरा ये वीडियो अच्छे से देखें, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो हमारा वीडियो आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हैं। आप अपने जो साथ में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं आपके साथ, उनको शेयर कर सकते हैं, और हमारा वीडियो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, मम्मी ने भी टिश्यू या सेल से मिलकर बने होते हैं। टिश्यू की स्टडी को अपन हिस्टोलॉजी बोलते हैं साइंटिफिकली। ओके, जो टिश्यू होते हैं बॉडी के ऑर्गन्स को बनाते हैं, और हर एक ऑर्गन को बनाने के लिए एक सेम प्रकार की टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है, और सेम प्रकार के टिश्यू के लिए सेम प्रकार की सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो टिश्यू होते हैं अलग अलग शेप और साइज के होते हैं, और वो उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि उनको क्या काम करना होता है। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अपने बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, सिंगल लेयर की ये पन्नी हुई होती है। ओके, ये बॉडी की सब सरफेस को ये कवर करने में हेल्प करती है। ओके, बॉडी की कैविटी को बनाती है, ग्लैंड्स को बनाती है, डक्ट्स को बनाती है, और होलो ऑर्गन जितने भी होते हैं ये सबको बनाने में हेल्प करती है। एपिथेलियम टिश्यू अपनी पूरी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। लगभग हर जगह के ऊपर एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। जितनी भी बॉडी के ऑर्गन्स है ये सभी जगह पे पाए जाते हैं, और मोस्ट कॉमन ऑर्गन होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा स्टडी करने वाला जो ऑर्गन जो टिश्यू है वो एपिथेलियम टिश्यू ही है। ये अलग अलग शेप के अंदर पूरी बॉडी के अंदर पाया जाता है, अलग अलग स्ट्रक्चर इनके पाई जाती है, और इनका अलग अलग काम भी होता है। ओके, बॉडी की सरफेस को कवर करने में हेल्प करता है। ग्लैंड्स के अंदर पाया जाता है, बॉडी कैविटीज में पाया जाता है, होल ऑर्गन्स में पाया जाता है, डक्ट्स के अंदर भी ये पाया जाता है। दो प्रकार का होता है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम जो टिश्यू होता है ये एपिथेलियम सेल्स का बना होता है। इनमें बेसिन मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इनकी जो शेप होती है वो 6 प्रकार की होती है। ओके, टोटल 6 शेप होती है। पहली स्क्वामस शेप होती है, दूसरी कॉलिकुलर शेप होती है, तीसरी क्यूबॉइडल, चौथी सिलेटेड, पांचवी ग्लैंडुलर, और छठी गॉबलेट।
चलो जी, ले मोबाइल चलाओ।